हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ए गुरुकुल एकेडमी। जैसा कि पिछले क्लास में हमने देखा था बेसिक केमिस्ट्री का पार्ट 7। आज हम लोग बेसिक केमिस्ट्री कहने का मतलब जितना भी एक 8th, 9th और 10th क्लास के स्टूडेंट को नॉलेज होना चाहिए कोई भी केमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, है ना, वो कम से कम 8 लेक्चर ज़रूर देखें। इसके बाद आज की क्लास में आपको ये पता चल जाएगा कि हम लोग जो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे, इतने दिनों से बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, इसका क्या एडवांटेज मिला और किस तरह से इस बेसिक केमिस्ट्री का एडवांटेज हमको हर एक चैप्टर में मिलेगा। ठीक है ना, क्योंकि बेसिक केमिस्ट्री में आप लोग ये जाने मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स, उसके बाद आप ये पहचानें कि हम मेटल आखिर कैसे फॉर्म्ड होता है, नॉन मेटल कैसे फॉर्म्ड होता है, मेटल किस तरह का आयन बनाते हैं जबकि नॉन मेटल किस तरह का आयन बनाते हैं। उसके बाद फिर आपने देखा कि वैलेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फिर आपने देखा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एलिमेंट का हम लोग जान जाते हैं तो भी हम लोग जान पाते हैं कि उसकी वैलेंसी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ये सारे तमाम चीज़ें देखे थे, जिसका आज के क्लास में पूरा पिछले 7 लेक्चर का निचोड़ होगा दोस्तों। ठीक है ना। और अब हम देखेंगे आज के क्लास में कि जो भी हम लोग इससे पिछले क्लास किए थे उसका क्या एडवांटेज होता है। ठीक है ना। और अगले लेक्चर से आपका पहला चैप्टर बोर्ड का मैं स्टार्ट करूंगा जो होगा केमिकल चेंजेस एंड इक्वेशंस। ठीक है ना। और तब आप पढ़िए और देखिए कि हाँ क्या फ़ायदा हुआ और क्या फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है दोस्तों। तो जैसा कि है ना, आज आपका लास्ट क्लास है बेसिक केमिस्ट्री का। इसके बाद हम लोग चैप्टर में आने वाले हैं। ठीक है, अगले दिन। और जिन्होंने, ठीक है ना, अभी तक मेरे केमिस्ट्री के प्लेलिस्ट को नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हुए आप ज़रूर स्टार्ट करें। ठीक है ना। और जो सोचते हैं कि नहीं मैं बेसिक केमिस्ट्री स्ट्रांग है पहले से, तो वो कल के लेक्चर से अपना केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ना शुरू कर देंगे। ठीक है। जैसा कि है ना, पार्ट 8 बेसिक केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग आज सीखेंगे केमिकल फार्मूला ऑफ अ कंपाउंड। अब देखिए, है ना, जब लोगों को बेसिक केमिस्ट्री पता नहीं था तो लोग रटा करते थे कि इसका फार्मूला ये होता है या ये होता है। ठीक है ना। आज के बाद से आपको फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। मैं 25 क्वेश्चन लिया हूँ, 25 कंपाउंड, और 25 कंपाउंड को दिखाऊँगा कि किस तरह से ये फॉर्म्ड होता है। सबसे पहला जो कंपाउंड है दोस्तों वो है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप हाइड्रोजन का सिंबल जानते हैं, H होता है, जबकि क्लोराइड, अगर आप रेडिकल के बारे में अच्छे से नॉलेज है, ठीक है ना, जिस लड़का को रेडिकल का नॉलेज नहीं होगा इस यहाँ पे उसको अभी कुछ फ़िलहाल समझ में नहीं आने वाला है। इसीलिए आप लोग इसे प्रीवियस लेक्चर नंबर 7, ठीक है ना, ज़रूर देखें। क्लोराइड आपको पता है ना कि मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है। क्लोराइड को हम लोग Cl से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि हाइड्रोजन को H से। अब हाइड्रोजन का चूँकि एटॉमिक नंबर दोस्तों 1 होता है, इसलिए इसका वैलेंसी हम लोग क्या बोलते थे हमेशा, +1। जबकि क्लोराइड जो होता है वो मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता था। कैसे? क्योंकि क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है ना दोस्तों वो 17 होता था, तो 2, 8 और 7। ठीक है, तो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए इस पर -1 वैलेंसी होता है। और जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो कंपाउंड बनेगा दोस्तों वो बनेगा HCl। ठीक है ना। +1 से -1 ये कैंसिल आउट हो जाता है। आप बात समझ गए होंगे कि हाइड्रोजन क्लोराइड का जो फार्मूला होगा वो दरअसल क्या होगा दोस्तों, HCl। ठीक है, एक एक करके मैं लिखता चलूँगा और मिटाता चलूँगा, इसलिए जिन बच्चों को दिक्कत हो वो वीडियो पॉज कर फिर से समझें, फिर से प्ले करें, फिर से रिवाइंड कर देखते रहें। दूसरा हमको पढ़ना है दोस्तों हाइड्रोजन सल्फाइड। अब ये हाइड्रोजन तो H हो गया, और सल्फाइड हम आपको बताए थे कि डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है। तो डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल -2, और ये हो गया +1। अब ये सल्फर नहीं समझिएगा, इसको सल्फाइड है। ये सल्फाइड जो है आपका एक रेडिकल है, डाईवैलेंट होने के कारण -2 वैलेंसी लेता है दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो कंपाउंड बन जाएगा, ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, S यहाँ, +1 -1 जब सेम साइन रहेगा तब उसका इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जब प्लस और माइनस और वैल्यू अलग अलग हो ना तो सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, साइन से हमको कोई लेना देना नहीं रहेगा। आप क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो आपको पता चला कि हाइड्रोजन सल्फाइड का जो फार्मूला होता है वो होता है H2S। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं।
नेक्स्ट है मेरा हाइड्रोजन सल्फेट। तो हाइड्रोजन के लिए H हो गया, और सल्फेट आप पढ़े थे कि ये डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है SO4 2-। तो यहाँ पे इसका -2 लिखे, है ना। ये रेडिकल है दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, जिनका रेडिकल स्ट्रांग नहीं है वो इससे पहले का चैप्टर ज़रूर देखें, बेसिक लेक्चर 7 ज़रूर देखें। हाइड्रोजन +1 हुआ, साइन का कोई काम नहीं है दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए तो आपका आ गया H2SO4। ठीक है, याद रखेंगे अच्छे से आप लोग कि इस H2SO4 का एक और नाम है सल्फ्यूरिक एसिड के भी नाम से इसको जानते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब है हमारा सोडियम नाइट्रेट। अब सोडियम हम जानते हैं कि Na रिप्रेजेंट होता है, जबकि नाइट्रेट आप पढ़े थे कि ये मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है दोस्तों। तो ये हो गया +1, ये हो गया -1, अपोजिट साइड साइन कैंसिल हो जाएगा, और आप इसको अगर सटा के लिखेंगे तो ये आ जाएगा NaNO3। ये आपका हो गया सोडियम नाइट्रेट का। अब आइए फॉस्फेट की बात कर लें। ठीक है दोस्तों, तो एल्युमिनियम फॉस्फेट है, तो एल्युमिनियम का सिंबल Al हो गया, और फॉस्फेट होता है PO4 2-, जबकि ये डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल है फॉस्फेट। ठीक है, तो एल्युमिनियम का आप जानते हैं वैलेंसी 3 होता है। कैसे? क्योंकि आपको हम बताए थे कि एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता, एटॉमिक नंबर 13 होने के वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन 283, तो 3 आ रहा है। ये एक मेटल है, मेटल का वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, ये भी आपको बेसिक में बताया गया था। जबकि फॉस्फेट जो होता है मोनोवैलेंट डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल होने की वजह से जब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जाके यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये 3 जाके इस पूरे कंपाउंड में मल्टीप्लाई होने के बाद आपका जो फॉर्मूला आएगा दोस्तों वो आ जाएगा Al2PO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो आप ध्यान से इसको अब यहाँ पे आप बगल में आप लिख लीजिए कि एल्युमिनियम फॉस्फेट का आएगा Al2PO4 का होल थ्राइस। ठीक है दोस्तों, ढंग से लिखें इसको, Al2PO4 का होल थ्राइस। ठीक है, ये हो गया आपका एल्युमिनियम फॉस्फेट। अब आइए एल्युमिनियम सल्फेट की बात करते हैं। तो अभी आपने देखा कि एल्युमिनियम का +3 वैलेंसी होता है सर, जबकि सल्फेट जो होता है दोस्तों वो मेरा डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल होने की वजह से -2 होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसा ही करेंगे आप तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वो Al2SO4 का होल थ्राइस। अब इस कंपाउंड को आप यहाँ पे लिख लेंगे तो ये हो गया Al2SO4 का होल थ्राइस। आप समझ में आ गया होगा दोस्तों, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है आपका फेरिक और एक है फेरस। तो आपको जब बेसिक क्लास पढ़ाया गया था तो वहाँ पे वेरिएबल वैलेंसी के बारे में बताया गया था कि इक जो होता है वो हायर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, अस जो होता है वो लोअर वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। तो आयरन का 2 वेरिएबल वैलेंसी होता था, एक +2 और एक +3। तो यहाँ चूँकि इक है ना दोस्तों, तो इक की वजह से आयरन का आएगा वैलेंसी +3, और सल्फेट अभी आप पढ़े हैं कि सल्फेट डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है। डाईवैलेंट मतलब 2 वैलेंसी वाला। और जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो इसमें प्रोडक्ट में आ जाएगा Fe, ये आया 2 यहाँ, ये चला गया 3 यहाँ, तो SO4 और का होल थ्राइस। अब आइए नेक्स्ट की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट। आप जानते हैं कि मैग्नीशियम को हम लोग Mg से रिप्रेजेंट करते हैं, और नाइट्रेट जो होता है दोस्तों वो NO3 मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है, और मैग्नीशियम +2। अब आप ये कैसे फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। कॉन्फ़िगरेशन किए तुरंत पता चला कि मैग्नीशियम मेटल है, और वैलेंसी जो मेटल का होता है, ठीक ना, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है। और अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका MgNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर आपने पिछला एक भी लेक्चर मिस नहीं किया होगा तो। ठीक है, क्योंकि अक्सर लोग जब रिएक्शन पढ़ते हैं तो कंपाउंड का नाम ही गलत लिख देते हैं, और इस वजह से उनका पूरा केमिस्ट्री बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट अगर देखें दोस्तों तो है आपका पोटेशियम परमैंगनेट।
पोटेशियम जैसा कि आप जानते हैं कि K से रिप्रेजेंट होता है, जबकि परमांगनेट आप पढ़े थे कि KMnO4 से रिप्रेजेंट होता है। नहीं दोस्तों, ठीक है, एक बार जगह ले लेंगे हम लोग, तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है दोस्तों, तो पोटेशियम जैसा कि आप जानते हैं कि पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है। कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2, 8, 8 और 1। ये मेटल होने की वजह से इसका वैलेंसी +1 हुआ। और परमांगनेट जो होता है दोस्तों वो -1 वैलेंसी के साथ होता है, कैंसिल हो जाएगा। सेम वैल्यू अगर रहे और साइन अलग अलग रहे तो ये कैंसिल हो जाता है, और कंपाउंड को आप सटा के लिख दीजिए तो बन जाएगा MnO4 होता है दोस्तों, यहाँ मिस्टेक हो गया था। तो KMnO4 ये आपका हो गया पोटेशियम परमांगनेट का फॉर्मूला। ठीक है, अब आगे बढ़िए। नेक्स्ट है आपका दोस्तों बेरियम। आप जानते हैं कि बेरियम को Ba से रिप्रेजेंट करते हैं, और कार्बोनेट आपको रेडिकल में पढ़ाया गया था कि डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है, इसलिए -2। और बेरियम, तो बेरियम का एटॉमिक नंबर दोस्तों होता है 4। जब इसका कॉन्फ़िगरेशन किए तो पता चला कि ये क्या है, एक मेटल है, और मेटल का वैलेंसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होता है, और इस वजह से +2 -2 कैंसिल हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला बन जाएगा दोस्तों BaCO3। ये था आपका बेरियम कार्बोनेट। ठीक, आगे बढ़िए। अब हम लोग देख रहे हैं दोस्तों क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम आप जानते हैं कि कैल्शियम को सर हम लोग Ca से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि हाइड्रोक्साइड को OH से रिप्रेजेंट करते हैं। हाइड्रोक्साइड में आपको बताया गया था कि एक मोनोवैलेंट निगेटिव रेडिकल होने की वजह से -1, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है ना दोस्तों। तो कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2, 8, 8, 2, तो इसका वैलेंसी कितना हुआ, +2। ठीक है, मेटल है इसलिए +2, और ये आपका हो गया रेडिकल। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से लिख लीजिए CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट आइए दोस्तों, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो आप जानते हैं कि एल्युमिनियम को Al से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि ऑक्साइड आपका डाईवैलेंट निगेटिव रेडिकल होता है। ठीक है दोस्तों, और एल्युमिनियम +3 वैलेंसी। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा आपका Al2O3। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर एक बार आपका बेसिक देखिए अच्छा बिल्डअप हो गया, तब आपको ये सब रटने की ज़रूरत नहीं है। आपका पेन धड़ल्ले से चलना शुरू होगा कि हाँ भाई ये कंपाउंड में नंबर ऑफ़ आइटम यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 होगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो अगर आपका एक बार बेसिक बिल्डअप हो जाता है तो आप धड़ल्ले से जो है केमिस्ट्री का पोस्टमार्टम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग उस साइड का देखेंगे दोस्तों। तब तक आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि इधर वाला चीज़ अब मैं रब करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने लिख लिया होगा। आइए फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं हम लोग फिर से। नेक्स्ट है आपका मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो मैग्नीशियम के लिए Mg, जबकि फॉस्फेट में आपको बताया गया था दोस्तों कि ये ट्राईवैलेंट नेगेटिव रेडिकल होता है, और मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर इसका 12 होता है। तुरंत कॉन्फ़िगरेशन किए और इसका वैलेंसी पता किए तो ये +2 है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो ये मेटल है। मेटल का वैलेंसी हमेशा प्लस में लिखा था, जबकि नॉन मेटल का माइनस में। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो आपका इस कंपाउंड का जो नाम आएगा वो आ जाएगा Mg3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
नेक्स्ट है आपका जिंक फॉस्फेट। जिंक के लिए सिंबल Zn, फॉस्फेट के लिए अभी आपने पढ़ा PO4 से रिप्रेजेंट होता है ये ट्राईवैलेंट निगेटिव रेडिकल, जबकि जिंक जो होता है +2 वैलेंसी के साथ होता है दोस्तों। जब आप इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा Zn3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, फिर है आपका कैल्शियम फॉस्फेट। तो कैल्शियम के लिए Ca, फॉस्फेट के लिए PO4, ये -3 और ये +2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड तो ये आ जाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। तो इस तरह से आपने देखा कि कैल्शियम फॉस्फेट को कैसे हम लोग लिखते हैं। अब हम लोग को देखना है दोस्तों अमोनियम कार्बोनेट। अब आपने अगर रेडिकल पढ़ा होगा तो आपको वहाँ पे अमोनिया के बारे में बताया गया था, ठीक है ना। तो अमोनिया होता है दोस्तों NH4, ठीक है ना, और एक होता है अमोनियम, ठीक है ना। तो 1 मिनट देख लेते हैं, रुक जाइए। हाँ ठीक है, तो अमोनियम के लिए NH4 होता है दोस्तों, जबकि आपका कार्बोनेट जो होता है वो CO3 डाईवैलेंट होता है नेगेटिव रेडिकल, और अमोनियम जो होता है यह आपका मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल होता है ना। तो आप हमेशा लिस्ट एकदम बढ़िया से निकाल के वहाँ पे याद करें उसको, क्योंकि आपको वहाँ रेडिकल के बारे में सब कुछ जानकारी दी गई थी। तो यहाँ पे देखिए आपका जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा NH4 का होल 2 और CO3, ये आपका बन गया दोस्तों अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट जो कंपाउंड है वो है आपका कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम के लिए हमने Ca लिखा, क्लोराइड के लिए Cl लिखा। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर हमें पता है 20 होता है। कॉन्फ़िगरेशन तुरंत किए, जिनको वैलेंसी नहीं याद है कॉन्फ़िगरेशन किए, पकड़ लिए कि मेटल है तो ये +2, और क्लोराइड तो मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है सर, मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा CaCl2। उम्मीद करता हूँ सारे लोगों को समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट कंपाउंड की अगर हम बात करें तो आपका है कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम के लिए हमने लिखा Ca, कार्बोनेट मेरा डाईवैलेंट नेगेटिव रेडिकल। कैल्शियम का भी आपने देखा +2 कैंसिल हो गया सर, और ये फार्मूला आ गया आपका CaCO3। ठीक है, अब आइए मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम के लिए Mg, ऑक्साइड के लिए O2- होता है, ये डाईवैलेंट नेगेटिव रेडिकल, ये डाईवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, कॉन्फ़िगरेशन कीजिए 2A2, तो 2 मेटल है इसलिए +2 हुआ, ये कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, और आपका जो कंपाउंड का नाम होगा वो हो जाएगा MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका लीड नाइट्रेट। तो लीड का जो होता है दोस्तों वो सिंबल होता है Pb, जबकि नाइट्रेट अभी आपने पढ़ा कि ये मोनोवैलेंट है ना, निगेटिव रेडिकल होता है नाइट्रेट। और लीड जो होता है दोस्तों वो +2 वैलेंसी के साथ, और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका लीड नाइट्रेट का फार्मूला आ जाएगा PbNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में हमको देखना है क्या, एल्यूमिनियम क्लोराइड देखना है। तो एल्यूमिनियम के लिए सिंबल Al, क्लोराइड के लिए Cl। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। जिन लड़कों को नहीं मालूम है कि एल्यूमिनियम का क्या वैलेंसी है, एटॉमिक नंबर याद है, तुरंत उसका कॉन्फ़िगरेशन कीजिए, पता चला ये मेटल है तो +3, और क्लोराइड तो हमको पता ही है दोस्तों कि मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AlCl3, ये 3 जाके इसमें मल्टीप्लाई हो गया दोस्तों। तो इस तरह से एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी हमने देखा। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन के लिए H, क्लोराइड के लिए Cl, हाइड्रोजन का +1, इसका -1 कैंसिल हो गया दोस्तों, और ये बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड। इसका एक और नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसी को कहा जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए नाम याद रखें। नेक्स्ट अगर हम लोग पढ़ें तो है कैल्शियम ऑक्साइड।
कैल्शियम के लिए Ca, ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड के लिए O, कैल्शियम में भी आपने देखा +2 ऑक्साइड डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल है, कैंसिल हो गया दोस्तों, और यहाँ से इस कंपाउंड का नाम आ गया CaO। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका जिंक ऑक्साइड। तो जिंक के लिए Zn, ऑक्साइड के लिए O, जिंक होता है +2, ये होता है -2, फिर से कैंसिल हो गया दोस्तों, और इस कंपाउंड का नाम आ जाएगा जिंक ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका कॉपर नाइट्रेट। तो आप देखे थे यहाँ पे कॉपर जो है ना दोस्तों, यहाँ पे रोमन नंबर में 2 लिख लीजिएगा, ताकि आपको पता चले कि यहाँ किसकी बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ क्यूप्रिक रहता तो हम लोग +2 लेते हैं, ठीक है ना, क्यूप्रस रहता तो +1 लेते वैलेंसी। तो वो रोमन नंबर बता रहा है कि आपको कॉपर का जो वैलेंसी लेना है वो +2 लेना है, जबकि नाइट्रेट आपको मालूम है -1 के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो यह आ जाएगा CuNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको जितना भी अभी 25 का 25 कंपाउंड बताया गया है वो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और ऐसा इसीलिए है ना पॉसिबल हो सका दोस्तों, क्योंकि आपने एटॉमिक नंबर जाना, उसके बाद उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जाना, फिर आपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे आपने ये पता किया कि अगला एलिमेंट मेटल है कि नॉन मेटल है, मेटल है तो +2, नॉन मेटल है तो -1। उसके बाद रेडिकल्स के बारे में आप देखें, ठीक है ना, कि मोनोवैलेंट नेगेटिव रेडिकल, मोनोवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल, डाइवैलेंट नेगेटिव रेडिकल, डाइवैलेंट पॉजिटिव रेडिकल, सारा कुछ आपको बहुत सिलसिले से और सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ाया गया है। लेकिन फिर भी जिन स्टूडेंट को अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है वो जाकर पहले मेरा पीछे का जितना प्रीवियस लेक्चर है बेसिक का वो एक बार तैयार कर लें, और तब इस 8 वाले पे आइए, आपको सारा कहानी समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अगले क्लास से फ्रेंड्स हम लोग बात करेंगे केमिकल इक्वेशन एंड चेंजेस की, ठीक है ना। तो बने रहिए ई गुरुकुल एकेडमी के साथ, और अगर आपको दोस्तों है ना अच्छा लग रहा हो पढ़ाने का तौर तरीका, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, ठीक है ना। कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू वेरी मच।